नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। DIY यानी डू इट योरसेल्फ निवेश का चलन काफी बढ़ा है, पर एम्फी के पिछले कुछ सालों के डेटा से यह भी पता चलता है कि डायरेक्ट प्लान के निवेशक SIP को जल्दी रोक भी रहे हैं। तो कैसा ये ट्रेंड क्या समझा जा सकता है, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा और ये जानेंगे कि खुद से निवेश करते वक्त किन बातों का आपको रखना है ध्यान, जिससे कि आपका निवेश लंबे समय तक बना रहे, और कब जरूरी है आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रुंगटा सिक्योरिटीज से। पूनम और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक चर्चा करने वाले हैं DIY निवेश, जो कि हमने जैसे शुरुआत में बोला था, इसका ट्रेंड पिछले काफी समय से बढ़ा है। इसको हम कह सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये शायद कहना ज्यादा सही होगा। और कुछ यही करता है एक म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान भी। जिससे पहले हम आगे बढ़ें कि हम आज चर्चा क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है। पूनम, जो म्यूचुअल फंड का एक डायरेक्ट प्लान होता है जिससे आप डायरेक्टली किसी भी AMC के साइट से जाके एक म्यूचुअल फंड प्लान खरीद सकते हैं, उसकी जरा खासियत बताइए और क्या होता है, कैसे होता है ये? देखिए, साल पहले ये एक तरीका शुरू हुआ जहां पे इन्वेस्टर्स को, जैसे सेबी हमेशा ही इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए, उन्हें बेहतर फायदा देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मिस सेलिंग से इस तरीके के चेंजेस करते रहते हैं। उस दौरान ये एक नया तरीका निवेश का शुरू किया गया 10 साल पहले 2013 में, कि अगर किसी निवेशक को इंटरमीडियरी के थ्रू नहीं जाना है और डायरेक्ट AMC से, यानी जैसे कि आप किसी दुकान के रिटेलर में सामान खरीदे किसी शॉप में से, या जाके सीधा होलसेलर से खरीदे, वो तरीके का एक कॉन्सेप्ट लाके ये प्लान शुरू किया गया, जिसमें इंटरमीडियरी की ब्रोकरेज न होने से कॉस्ट कम होती है। पूरा जो पोर्टफोलियो है उस फंड का वो सेम रहता है, रेगुलरली या आप डायरेक्ट मोड में जाएं, बट फर्क इतना है कि उसमें जो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडियरी कम होने की वजह से जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, जिसकी वजह से इन अ लॉन्ग रन निवेशक को ज्यादा थोड़े रिटर्न्स बनते हैं। दोनों फंड सेम होने के बावजूद उनकी NAV अलग अलग चलती है। तो ये इन्वेस्टर्स को फायदा करने के लिए ये स्कीम लाई गई। मगर 10 साल में अगर हम देखें तो इसका ट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं बना है। लोग ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण, और जो इंटरनेट पे बहुत सुविधाजनक सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक निवेशक को, और निवेशक खुद भी बहुत अवेयर हैं, और आप जैसे टीवी चैनल जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाते हैं उसके हिसाब से निवेशक कर भी रहे हैं, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स ये रुख अपना रहे हैं। तो इसमें निवेश करने से जो भी फायदा होता है वो बेसिकली फायदा कॉस्ट का है, जो लॉन्ग रन में निवेशक को रिटर्न्स में ज्यादा ग्रोथ देता है। ओके, तो डायरेक्ट प्लान क्या इसकी खासियत है? जनवरी 2013 में सेबी लेकर आई थी डायरेक्ट प्लान, जैसा पूनम ने भी बताया। लगभग 11 साल इस बात को हो चुके हैं, और इसके बाद हमने एक ट्रैजेक्टरी देखी है। डेफिनेटली निवेशकों का इसमें जो रुझान है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। पर नंबर्स क्या कहते हैं? हर्षवर्धन, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की अगर बात करें पिछले 5 सालों में, और टेबल भी अभी हम दिखाएंगे, डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान के मुकाबले अभी भी लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन नंबर्स के लिहाज से उससे ज्यादा नहीं है। मतलब जो डायरेक्ट प्लान का जो AUM भी है, या फिर जितने का डायरेक्ट प्लान अभी म्यूचुअल फंड में है, वो रेगुलर प्लान से अभी भी कम है। तो इन ट्रेंड्स को हम कोरिलेट करके कैसे समझें? और इसमें हम ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान की तो हमने बात कर ली, रेगुलर प्लान यहां पर कैसे काम करते हैं, और डायरेक्ट प्लान का अभी फिलहाल स्टैंडिंग क्या है? देखिए स्वाति, जैसे पूनम ने भी कहा कि 2013 में सेबी ने एक ऑप्शन दिया इन्वेस्टर्स को कि आपको, अगर आप ऐसे एक इन्वेस्टर हैं जो अपनी एसेट एलोकेशन खुद से कर सकते हैं, जो एसेट एलोकेशन डिसाइड होने के बाद में अपनी स्कीम का जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है वो खुद से कर सकते हैं। अलग अलग स्कीम, आप अलग मार्केट सेगमेंट्स में कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आप उसे रेगुलर मॉनिटर और रीबैलेंस कर सकते हैं। आप उसका जो
जो अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, जो इन्वेस्टर इमोशंस होते हैं, उसे आप अगर अलग रख सकते हैं। आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है पूरे इन्वेस्टिंग का, जो आपका इन्वेस्टमेंट करना है, रिडेम्पशन करना है, नॉमिनेशंस को अपडेट करने, चेंज करने हैं, केवाईसी करना है, बैंक डिटेल्स जो अपडेट करने होते हैं फोलियो में, अगर ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको, क्योंकि इंटरमीडियरी कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको जो इंटरमीडियरी की जो कॉस्ट होता है वो नहीं लगता। तो वो हो गया आपका डायरेक्ट प्लान, जिसमें टीईआर आपका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कम है। और जो ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है और किन निवेशकों के लिए है, सो वेल बहुत क्लियरली ये है कि ये उन निवेशकों के लिए है जो ये सारा काम खुद से कर सकते हैं, उन्हें कोई भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगता है, और कई कई कैलकुलेशंस अगर हम 15-20 साल का कैलकुलेशन करें तो ऐसे लगता है कि हमें कितना ज्यादा रुपया बच सकता है अगर वो टीआर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो कम लगे तो। सो इसका ट्रेंड ये है, जो स्कीम लाई गई थी, ये जो ऑप्शन लाया गया था वो उनके लिए लाया गया था जो ये पूरी तरह से सक्षम है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है या नॉन इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड से है, उनके लिए सारा काम करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड होती है इन्वेस्टिंग का। और अगर सिर्फ एक इन्वेस्टर ने सिर्फ कॉस्ट का फायदा देखते हुए, क्योंकि कॉस्ट कम लगने वाला है उसकी वजह से मैं ये डायरेक्ट प्लान में जा रहा हूँ, रेगुलर में नहीं जा रहा हूँ, तो उसका जो नुकसान आप अपने आप के लिए करते हैं वो कई ज्यादा होता है जितना आपने फायदा जो कम एक्सपेंस रेशियो से कमाते हैं। अब इसका ट्रेंड क्या है? शुरू शुरू में एक बार ये बहुत तेजी पकड़ा था, लेकिन सूनर और लेटर इन्वेस्टर्स रियलाइज करते हैं कि क्या वो खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी कॉस्ट देके एक एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता ले सके। अगर हम नंबर्स की बात करें, करीबन 30% आज की तारीख में 30 to 40 की रेंज में, आप कॉर्पोरेट्स और एचएनआईज को अलग करेंगे तो अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल 30 to 40% के बीच में आज की तारीख में डायरेक्ट प्लान का एयूएम होगा। जो एसेट्स हैं, जो टोटल एयूएम 50 लाख करोड़ का है, उसका करीबन 30 to 40% डायरेक्ट प्लान में होगा और बाकी रेगुलर प्लान से है। अब डायरेक्ट प्लान के जो प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो आपको कॉर्पोरेट्स दिखेंगे, आपको एसेंशियली कॉर्पोरेट्स और एचएनआई फैमिलीज दिखेंगी, और रिटेल का भी पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स जो कॉस्ट सेंसिटिव है वो उसमें जा रहे हैं, बट करंटली इट वुड बी अराउंड 30 to 40% ऑफ द टोटल एयूएम। ओके, तो ये हमने आंकड़ों से समझा दरअसल ट्रेंड क्या चल रहा है। पर एक और जो ट्रेंड है जो ये बताता है पूनम, क्योंकि जब भी एम्फी अपना डेटा रिलीज करते हैं एसआईपी के, उसमें ये डेटा जरूर होता है। एक तो ये डेटा डेफिनेटली होता है कि कितने लोगों ने एसआईपी शुरू की, एसआईपी का नंबर कितना बढ़ा है, एसआईपी एयूएम कितना बढ़ा है, पर ये डेटा भी होता है कि कितने लोगों ने एसआईपी रोकी है। उसमें हमारे पास जो फिलहाल 2 साल पहले तक का डेटा है, उसमें ये बात पता चली है कि इन प्लान्स में जो डायरेक्ट प्लान होते हैं, जो एसआईपी रोकी गई है, उसमें डायरेक्ट प्लान्स का शेयर ज्यादा है। आपको क्या वजह नजर आती है जब जो डीआईवाई निवेश हो गया है, जो डायरेक्ट प्लान है, उसमें लोग ज्यादा एसआईपी को रोकते हैं? देखिए, जैसे हर्ष ने भी अभी बताया कि जो निवेशक पूरी तरीके से ये फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात को पूरी तरह जानते हैं, वही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हैंड होल्डिंग नहीं है, कोई एडवाइजर की इसमें रिसर्च या एनालिसिस उन्हें नहीं हेल्प करती है बताने के लिए कि किस सिचुएशन में पैनिक करें और किस सिचुएशन में आप अपने एसेट को एलोकेशन चेंज करें और बंद करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल एक एम्फी का ये सेबी की गाइडलाइन आई अबाउट द स्मॉल कैप्स कि वो किस तरीके से उसमें इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए उसमें चेंजेस लाने चाहिए। अब एक डायरेक्ट निवेशक जो नहीं समझता है बारीकियों को और टेक्निकलिटीज को, वो समझेगा कि स्मॉल कैप्स में बहुत ही रिस्की है तो हम इसमें बंद कर देते हैं, और ये आमूमन यही होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो हैंड होल्डिंग ना होने की वजह से ये एसआईपी क्लोजिंग, जैसे हम एक बात करें कि आप स्टेशन पे गए हैं और गलत गाड़ी में चढ़ गए, तो उसमें से आपको समझ नहीं आ रहा, आप आगे बढ़े, वापस आए, चेंज करें, ये बिल्कुल यही हाल होता है एक डायरेक्ट निवेशक का। तो एसआईपी बंद होने का कारण और बहुत से इस तरीके के वो
पैनिक होके और बिना जानकारी के जब निवेश करते, क्योंकि हर निवेश का पोर्टफोलियो यूनिक होता है, वो किसी दो पर्सन का सेम नहीं होता। जैसे आपका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होगा, उस वजह से स्कीम का चॉइस अलग होगा, आपका एज प्रोफाइल की वजह से, आपके गोल कितने पास हैं कितने दूर हैं, उस हिसाब से स्कीम्स चुनी जाती है। और जो एक प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं वो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं, ना कि आपके दोस्त ने कोई निवेश शुरू किया था उसमें अच्छे पैसे बने तो मेरे भी पैसे बन जाएंगे, ये सोच के यूजुअली वो लेते हैं। और बारीकियां ना समझते हुए वो गलत निवेश करके उन्हें फिर वो जल्दी बंद करते हैं। ऐसा करने से बहुत तरीके के नुकसान होते हैं स्वाति। पहला तो आप जल्दी बंद करते हो, जल्दी निकलते हो, टैक्सेबिलिटी आती है। आप एक साल के अंदर अगर उसमें से, बिकॉज इट इज ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको एक बटन क्लिक करना है और आपका निवेश हो जाता है, एक बटन क्लिक करना है आपका निवेश बंद हो जाता है, रिडीम कर सकते हैं, आपके पास सब सहूलियतें एट अ क्लिक ऑफ द बटन है। तो उसमें आप टैक्सेबिलिटी भी करते हैं, लगाते हैं, और आपका पार्टिसिपेशन छूट जाता है लॉन्ग टर्म में। तो आपका उस निवेश के प्रति आपका जो विश्वास है वो ही कम हो जाता है, यानी यू लूज योर इंटरेस्ट इन द, कि भाई म्यूचुअल फंड तो पैसे नहीं बना के देता है। तो ये जो बातें हैं ना, उस वजह से एसआईपी स्टॉप भी होती हैं। और आज आप देखेंगे टोटल जो निवेशक हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल, 76.56 लाख इन्वेस्टर्स हैं आज के दिन म्यूचुअल फंड में अक्रॉस द कंट्री। उसमें से डायरेक्ट निवेशक सिर्फ 3.66 लाख हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज परसेंटेज वाइज जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है उस हिसाब से डायरेक्ट निवेश में इतना रुझान नहीं है, बिकॉज गाइडेंस बहुत जरूरी है प्रोफेशनल की, टू मेक अ यूनिक पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल, हैंड होल्डिंग का जिक्र आपने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हैंड होल्डिंग क्यों जरूरी है, और इसमें आपने कई कारण बताए पूनम। एक मैं हर्षवर्धन आपसे भी इस पर एक राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो जिन निवेशकों से बात करते हैं उनके क्या सवाल रहते हैं। मतलब मानिए किसी ने डायरेक्ट निवेश किया, क्योंकि कई ऐसे डीआईवाई निवेशक भी होते हैं, हमारे पास भी कई सवाल आते हैं कि ऑलरेडी वो निवेश कर चुके हैं और उसके बाद वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमने इस फंड में निवेश किया था, हमारा ये पोर्टफोलियो बताइए, हमारे पोर्टफोलियो में तो नुकसान हो रहा है, क्या मैं एसआईपी रोक दूं, क्या मैं एसआईपी को जारी रखूं। क्या वजह रहती है? एक इमोशनल बायस भी है, एक रीसेंसी बायस भी है कि कोई एक फंड अच्छा कर रहा था इसलिए हम इस फंड में पैसे डाल रहे हैं, या इमोशंस में आके मार्केट अभी अच्छा नहीं कर रहा है या इस फंड ने अच्छा नहीं किया तभी रोक रहे हैं। ये वजहें हैं जो कि एक निवेशक पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेशली जो डायरेक्ट निवेशक हैं, जो डीआईवाई निवेशक हैं, जो हम टू बी वेरी फ्रैंकली सिंपल, किसी भी फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के बगैर जो लोग निवेश करते हैं, खुद से निवेश करते हैं, वो उनको इन प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है। जी हाँ स्वाति, आपने जो जिक्र किया था कि 2 साल पहले का जो हमारे पास नंबर्स हैं, वो नंबर्स ही अगर हम खाली एनालाइज करें तो आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। सो जो हमने बात की कि 3 साल के बियॉन्ड, या एम्फी का डेटा 2 साल पुराना भले ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। सो 3 साल के बियॉन्ड जो एसआईपी रखते हैं, जो डायरेक्ट प्लान में है, सिर्फ 5% एसआईपी है जो कंटिन्यू कर रही है 3 साल के बियॉन्ड। ओके, रेगुलर प्लान में ये नंबर 16% है। सो जहां डायरेक्ट प्लान 5% एसआईपी 3 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू हो रही है, डायरेक्ट प्लान में 16% एसआईपी 3 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू कर रही है। 5 साल के अगर आंकड़े लेते हैं तो डायरेक्ट प्लान में सिर्फ 2% एसआईपी है जो कंटिन्यू करी, मतलब 98% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है जो 5 साल बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। और यही आंकड़ा अगर रेगुलर प्लान में लेते हैं तो 10% लोगों ने एसआईपी कंटिन्यू की है और 90% लोगों ने बंद की है। सो जो ये मिस गाइडिंग फैक्टर जो मैं पहले पार्ट में बता रहा था आपको, कि अगर आपने सिर्फ कॉस्ट सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हो कि 20 साल की एसआईपी में फर्क कितना पड़ता है, वो देख के आपने रेगुलर प्लान नहीं लेके डायरेक्ट प्लान लिया है, और आपको समझ नहीं थी, सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए किया, तो कहां आपने 20 साल इन्वेस्टेड रहे हैं। इन्वेस्टर जब 20 साल इन्वेस्टेड रहेगा तब वो फायदा मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने किसी की सलाह नहीं ली और आपको खुद को जानकारी नहीं थी, आपको जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उस समय कोई एडवाइस वाला नहीं मिला, आपके जो पर्सनल बायसेस हैं, आपने जैसे कहा कि मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल होता है हम बंद कर देते हैं एसआईपी, मार्केट गिरता है हमें लगता है कि नहीं अभी नहीं, हम रुक के इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो जो मार्केट टाइमिंग का एसेंस है वो आपने एसआईपी में भी लेके आ गए, तो जो रियल फायदा इन्वेस्टमेंट का वो तो आपको मिला ही नहीं। इसी कारण से मैं कह रहा था कि जितना नुकसान आप अपना करते हैं, या डायरेक्ट प्लान लेके जब आपको नॉलेज नहीं है सिर्फ खर्चा बचाने के लिए,
जितना आप खर्च बचाने की जो इच्छा रखते हैं, उससे कई ज़्यादा नुकसान अपने अपने पोर्टफोलियो के लिए कर चुके हैं। अब ये कारण होता है कि इन्वेस्टर्स बंद क्यों करते हैं? क्लियर बात है, क्योंकि वो इस फील्ड के नहीं है। जब आप कोई नई एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कोई ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहां एक्सपर्टीज नहीं है, हर एक जगह में आपको एक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। आपके बायसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जब खुद के, आप मान लीजिए आपने जैसे कहा कि कोई स्कीम का नाम सुन के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि मार्केट जब ऊपर नीचे करेगा तो हमें बिहेव कैसे करना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आपके पास कोई मार्केट का या कोई प्रोफेशनल या एमएफडी है या कोई एडवाइजर है, आप उनसे जब बात करेंगे वो आपको डेटा पॉइंट्स देके समझा सकते हैं कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत कॉमन है। ये आपको भी कॉन्फिडेंस देता है एज एन इन्वेस्टर, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि समटाइम्स हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश बनने के चक्कर में हम बड़ा जो हमारा जो फायदा है वो नुकसान कर देते हैं। सो मोटा मोटी ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ 2% लोग डायरेक्ट प्लान वाले कंटिन्यू करते हैं 5 साल बियॉन्ड, इज प्राइमरी बिकॉज वो उनकी फील्ड नहीं है और वो मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं समझते हैं, और बिना कुछ जानकारी के अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो घबराहट ज्यादा होती है। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकते ही नहीं है, जहां पे एक एडवाइस पोर्टफोलियो ज्यादा लंबा तक इन्वेस्टेड रहता है। डीआईवाई निवेश या खुद से निवेश कैसे करें संभल कर, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा और पूनम रुंगटा से हम कर रहे हैं खास बातचीत। फाइनेंशियल सलाहकार, सबसे पहले पूनम ये जरा बताइए, क्योंकि हमारे पैनल पर 2 फाइनेंशियल सलाहकार है, क्यों जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि आपको लगता है कि उनको किसी गाइडेंस की जरूरत है अपने फाइनेंशियल जर्नी में? देखिए, जैसे एक सिंपल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज करवाने, उसी तरह एक फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल होते हैं जो आपकी पैसे को लेके जो भी परेशानियां हैं या जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो अपने हार्ड अर्न मनी के लिए भी उन्हें निवेश करने के लिए, उनसे पैसा बनाने के लिए हमें एक सलाहकार की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने काम को जानते हैं। वो आपके रिस्क प्रोफाइल, आपकी एज, आपके गोल्स को देखते हुए जो इतने कॉम्प्लेक्स आजकल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें से चुन के आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो आपके लिए सही है, आपके लिए यूनिक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिससे कि आपकी रिस्क का भी खतरा नहीं होता। आप रिस्की प्रोडक्ट में नहीं निवेश करते अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप एक कंजर्वेटिव की तरफ ना चले जाएं। ये ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक यूनिक पोर्टफोलियो बना के आपको लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना के देते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड भी दिलाते हैं और आपकी लिक्विडिटी को भी बरकरार रखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें ध्यान रखी जाती है कि आपका इमरजेंसी फंड भी इन प्लेस है कि नहीं, आपका जो रिस्क कवर है चाहे वो लाइफ हो चाहे वो नॉन लाइफ हो, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी बराबर है, तो वो होलिस्टिकली सभी चीज की प्लानिंग इस तरह करते ताकि आपकी हर सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे और आपके गोल्स टाइम टू टाइम बहुत आराम से आप उन्हें अचीव कर पाए। उसके लिए आपको कितने मंथली बचाने हैं, कि कब लोन लेना है, कब रीपेमेंट करना है, ये सभी तरह की उसके अंदर सलाह आती है टैक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो जब सलाहकार सब कुछ जो इस बारे में जानते हैं और उसके बदले में एक फीस चार्ज करते हैं और आपके लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं और साथ ही आपके साथ बने रहते हैं लॉन्ग टर्म में, टाइम टू टाइम आपको सलाह देते हुए, रिव्यू करते हुए आपके पोर्टफोलियो का आपको हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए, तो ऐसे सलाहकार की मदद लेके ही आप अच्छे से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो सलाहकार चुने हैं वो प्रोफेशनल हैं कि नहीं, उनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है कि नहीं, और आपका ट्रस्ट उसमें उनमें कितना बना रहता है, वो किस रेफरेंस से आप उनके पास जा रहे हैं, उनके अंदर काम करने में कितनी प्रोफेशनलिज्म है, या वो कितना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ये सब ध्यान रखते हुए जब आपका उनसे एक रिश्ता बनता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल प्लानर, तो ये सब देखते हुए आपको अपना फाइनेंशियल प्लानर जरूर चुनना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी हर्ष ने बताया, पेनी वाइज पाउंड फुलिश हमें नहीं बनना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे, ये इसका अंदाजा हमें अभी नहीं लगता। बिल्कुल। तो इस पूरे जो चर्चा है उसके मूल में एक बात ही समझ आती है हर्ष, कि आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना है, जागरूक निवेशक बनना है। अपने अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा।
तो चाहे वो DIY निवेश हो या फिर एक फाइनेंशियल सलाहकार के थ्रू हो, एक निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद भी ली और वहां पर भी नुकसान हो गया। तो क्विकली कुछ टिप्स। सर देखिए स्वाति, जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, हर एक इंसान में एक कॉमन सेंस जरूर होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। इसके अलावा भगवान ने हमें एक कॉमन सेंस बोल के बहुत ही अच्छी चीज हमारे पास दी है। एक बच्चे को भी पता होता है कि कौन उससे ज्यादा प्यार करता है। अगर 3 साल का भी बच्चा है ना, उसे ये पता होगा कि कौन उससे ज्यादा प्यार करता है। तो अपने कॉमन सेंस को हमें हर फील्ड में यूज करना है। जब भी आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, आप ये देखने की कोशिश करिए कि वो इंसान कितना जेन्युइन है। वो क्या इन्वेस्टर के हित में बात कर रहा है, ये खुद के हित में बात कर रहा है। और यकीन मानिए, आप 3-4 चीजें भी अगर आप ढंग से पूछते हैं ना, आपको ये समझ आ जाता है कि क्या आपको कुछ बेचा जा रहा है या आपकी एडवाइस, आपको कोई चीज आपकी भलाई के लिए सजेशन दिया जा रहा है। दोनों चीज में फर्क है। तो आप किससे भी एंगेज करें, पहले यस ऑफ कोर्स आप उनकी क्वालिफिकेशन देखें कि क्या वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं ड्राइविंग सीखने जा रहा हूं, लेकिन जिससे सीख रहा हूं उनके पास, खुद के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मुझे क्या सिखाएंगे। तो उसी तरह आपको ये देखना है कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं कि क्या वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। मेरे पास अगर बैंकिंग की एक्सपीरियंस है, डज नॉट मीन मेरे पास इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों चीज में फर्क करना समझिए कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अलग चीज है, बैंकिंग अलग चीज है और टैक्सेशन अलग चीज है। तो क्या मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जा रहा हूँ जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि वो इंसान जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। एक नया नया सर्टिफाइड पर्सन जो बाहर आता है और एक जो सर्टिफाइड है और 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उनमें आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो डिग्री इमीडिएटली नहीं सिखाती। तो एक्सपीरियंस देखिए, ये देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरी चीज आपको समझ लेना है कि आपके हित में बात कर रहा है कि खुद के हित में बात कर रहा है। चौथी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या हर एक इंटरमीडियरी का खुद का एक पर्सनल बायसेस होते हैं। उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है जो वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं हर इन्वेस्टर में। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल और आपके एडवाइजर का जो थॉट प्रोसेस है, क्या वो मैच करता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे को कितनी स्वेटर पहननी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि माँ को कितनी ठंड लग रही है। तो अगर माँ को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बच्चे को भी 3-4 स्वेटर पहनाएगी। उसी तरह आप अगर एडवाइजर के पास जा रहे हैं, आपको ये समझना है कि एडवाइजर का क्या बायसेस है, और वही बायस आपके पोर्टफोलियो में आने वाला है। तो क्या मेरी प्रोफाइल और मेरा माइंडसेट और एडवाइजर का माइंडसेट मैच करता है। और लास्ट चीज, हर एक इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो जरूरी नहीं एडवाइजर है, वो सेल्समैन भी हो सकता है। तो क्या वो सेल्स कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है, ये फर्क आपको समझना है और फिर आप डेफिनेटली एंगेज करें। अगर आप कॉन्फिडेंट है, खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो बेशक आप DIY डायरेक्ट प्लान्स में करें। अगर नहीं कॉन्फिडेंट है तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हर्षवर्धन, जैसा आप भी बता रहे हैं कि फाइनेंशियल सलाहकार का अपना एक रोल होता है, फाइनेंशियल सलाहकार को भी चुनना है अगर आपको तो एक जागरूक निवेशक बनना ही है, खुद से निवेश करना चाहते हैं तो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उस निवेश को आगे बढ़ाइए, अच्छी जानकारी रख के। बहुत धन्यवाद पूनम और हर्षवर्धन, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।